कहानियों के इस सफ़र में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार करें। मैं रवि रविंद्र। जय भीम, जय भारत। इससे पहले के वीडियो में हमने बात किया मान्यवर साहब कांशीराम जी के जन्म स्थल, उनकी स्कूली शिक्षा और उसके बाद कॉलेज लाइफ के बारे में। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि ऐसी कौन सी घटना थी, ऐसी कौन सी घटना जो चिंगारी बनकर शोला बन गई कि मान्यवर साहब कांशीराम जी को अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। उनको अपने पूरी ज़िंदगी को इस मिशन के लिए न्यौछावर करने के लिए आगे आना पड़ा। इन तमाम बातों के साथ हम आपसे चर्चा में बने रहेंगे। साथियों, मान्यवर साहब कांशीराम जी जब नौकरी, उनका अनुसंधान सहायक पद पर जब वो पुणे में जब नियुक्त हुए तो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र जो क्रांतिकारियों की धरती कही जाती है, वो धरती जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन चला और उससे कुछ समय पहले फूले साहब का आंदोलन महाराष्ट्र की धरती में चला। गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर जो मिलने वाली उनकी छुट्टियां थी, उन दोनों छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। और इन दोनों छुट्टियों को रद्द करने के बाद जो दीना भाना नाम का एक व्यक्ति था, जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था, मैं आपको बता दूं कि दीना भाना राजस्थान में के जैसलमेर में रहने वाला था। पिता के देहांत के बाद वो अपनी रोजी रोटी की तलाश में अपने बड़े भाई के पास दिल्ली गया और वहाँ अपने बड़े भाई से अनबन होने के कारण एक सुबह उन्होंने सोचा कि अब मुझे ये दिल्ली छोड़ देना चाहिए और वो ट्रेन में जाकर बैठ गए। उसको मंजिल नहीं पता था, लेकिन ट्रेन रुकी पुणे में। कुछ दिन वो अनाथ की तरह पुणे में रहे और कुछ दिन बाद उनकी नौकरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में लग गई। जब गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर मिलने वाली छुट्टियों को जब इन ब्राह्मणवादी मनुवादी मानसिकता के अधिकारियों ने जब रद्द कर दिया और गौतम बुद्ध जी के जयंती पर मिलने वाली छुट्टी को दीपावली के छुट्टियों में सम्मिलित कर दिया गया, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर मिलने वाली छुट्टी को तिलक के नाम पर छुट्टी पर उन्होंने घोषित कर दिया। दीना भाना ने इस बात का विरोध किया और दीना भाना जो जाति व्यवस्था को न तो सिर्फ देखे थे बल्कि जाति व्यवस्था, वर्णवाद व्यवस्था का वो खुद शिकार भी हुए थे। वो एक भंगी समाज से आते थे। जब उनको ये बात का एहसास हुआ कि हमारे मसीहा के नाम पर मिलने वाली छुट्टियों को इन ब्राह्मणवादी मनुवादी मानसिकता के लोगों ने उस छुट्टी को रद्द कर दिया, तब दीना भाना ने उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। चतुर्थ श्रेणी में और बहुत से कर्मचारी थे जो महाराष्ट्र के महार भी थे। लेकिन जब आंदोलन बढ़ा तब वहां के अधिकारियों ने उनसे बात की और कहा कि आपके सामने एक चीज है, या तो आपको नौकरी लेनी पड़ेगी या फिर आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। जो उनके साथ कर्मचारी थे, जो उनका सहयोग कर रहे थे, उनमें से आधा से ज़्यादा कर्मचारी पीछे हट गए। वो इस वजह से पीछे हट गए क्योंकि उन्हें अपने रोजी रोटी की फिक्र थी, अपने बच्चों की फिक्र थी, अपने आने वाले भविष्य की फिक्र थी। मगर दीना भाना एक सच्चे क्रांतिकारी थे। उन्होंने न सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा था बल्कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को भी समझा था। और इसलिए जब छुट्टियां उनके सामने, छुट्टियों और नौकरी के लिए जब शर्त रखी गई, तब दीना भाना ने कहा कि हमें नौकरी भी चाहिए और अपने मसीहाओं के नाम पर मिलने वाली छुट्टियां भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों हमारे अधिकार हैं। जब अधिकारियों से और दीना भाना के बीच जब आंदोलन बढ़ते गए, जब तकरार बढ़ते गई, तब अधिकारियों ने अपने उच्च अधिकारी को दीना भाना के नाम से उन्होंने शिकायत कर दी। दीना भाना को उन्होंने केबिन में बुलाया और केबिन में दोनों के बीच बहसें हुई
और फिर दीना भाना को बहाना देकर, अनुशासनहीनता का बहाना देकर उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मान्यवर साहब कांशीराम प्रथम श्रेणी के कर्मचारी थे और इन तमाम आंदोलन पर उनकी नज़र थी। वो हर एक छोटे इनकी मूवमेंट को पर उन्होंने नज़र रखी हुई थी। जब कैबिन में जब दीना भाना और उच्च अधिकारी के बीच जब बहसें चल रही थी, तब मान्यवर साहब कांशीराम कैबिन के बाहर ही खड़े थे। जब दीना भाना अंदर से बहस करके जब वापस आए, तब मान्यवर साहब कांशीराम बाहर खड़े थे और दीना भाना ने जब मान्यवर साहब कांशीराम जी को देखा तो उनके हट्टे कट्टे शरीर को देखकर उन्होंने ये सोचा, दीना भाना ने, कि ये कोई स्वर्ण जाति का ही व्यक्ति होगा। मगर जब मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जब उनसे बात की और उनसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया भाई, आप अंदर इतना चिल्ला क्यों रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो उच्च अधिकारी थे वो मुझे हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रहे थे, नौकरी से छोड़ने के लिए, मगर मैं इस बात का विरोध कर रहा था। तब इन्होंने मुझे अनुशासनहीनता के नाम पर मुझे नौकरी से निकाल दिया। तब मान्यवर साहब कांशीराम जी दीना भाना से पूछते हैं, अब आप क्या करेंगे? तो दीना भाना कहता है कि मैं अब कोर्ट में जाऊंगा, अपना वकील लगाऊंगा और इस लड़ाई को आगे जारी रखूंगा। तब मान्यवर साहब कांशीराम जी कहते हैं कि प्यारे, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, अधिकार को छीना जाता है। ये मान्यवर साहब कांशीराम जी के बोल थे। उन्होंने दीना भाना से कहा कि प्यारे, अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकारों को छीना जाता है। उसके बाद दीना भाना जब उनकी बात को नहीं समझे, तब मान्यवर साहब कांशीराम जी दीना भाना को कहते हैं कि चलिए कैंटीन में जाकर चाय पीते हुए बातें करते हैं। और जब दोनों चाय पीते हुए बातें करते हैं, तब मान्यवर साहब कांशीराम जी दीना भाना से कहते हैं कि भाई अब आगे आप क्या करना चाहते हैं? तो दीना भाना कहता है कि मैं कोर्ट में इस लड़ाई को आगे लड़ना चाहता हूँ और इसके लिए मैं वकील भी लगाऊंगा। तब कांशीराम साहब जी उनसे पूछते हैं, तुम्हारे पास वकील को देने के लिए पैसे हैं? तो दीना भाना कहते हैं, हाँ मेरे पास पैसे हैं। तो मान्यवर साहब कांशीराम पूछते हैं, कितने दे पाओगे? तो उन्होंने कहा 10 रुपये। मान्यवर कांशीराम जी के हंसी छूट पड़ी, वो हंस पड़े और उनकी हंसी की गूंज सुनकर कैंटीन में बैठे सारे लोग की नज़र उन पर पड़ी। मान्यवर कांशीराम साहब चुप हुए और उन्होंने कहा, चलिए मेरे जान पहचान के एक वकील है, मैं उनके पास आपको लेकर चलता हूँ। और उन्होंने दीना भाना को पकड़कर उस वकील के पास उनके चेम्बर में गए और जब वहाँ बात हुआ तो वकील ने दीना भाना से कहा कि भाई आपका केस तो बहुत अच्छा है, हम इसमें जीत सकते हैं। तब वकील साहब उनसे कहते हैं कि इसके लिए आपको फीस देनी होगी। तो दीना भाना कहता है कितनी? तो कहता है 1000 रुपये। दीना भाना 1000 सुनकर स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, अंदर की सांसें अंदर, बाहर की सांसें बाहर ही रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने मान्यवर साहब कांशीराम की तरफ देखा और अपने जगह से, अपनी कुर्सी से वो उठकर बाहर की तरफ आगे बढ़ने लगे। उसके दिमाग में चल रहा था कि जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, वो संविधान, वो कानून आज उनकी ही औलादों के परे से बाहर है। वो इतना असहाय, इतना कमज़ोर, इतना अकेला फील करने लगा। अपनी गरीबी के चलते पहली बार दीना भाना के अंदर बगावती तेवर, क्रांतिकारी तेवर, ठंडक का सामना करने पे मजबूर हुई। वो आगे बढ़े, मान्यवर साहब कांशीराम और वकील उनको निहारते रहे। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उनको आवाज़ लगाया, दीना भाना रुको। और उसके बाद मान्यवर साहब कांशीराम जी ने अपने पर्स से 5 100 के नोट निकाले और वकील साहब के हाथ में दिए और कहा कि आप तैयारी करिए, इसके आगे के पैसे भी मैं ही दूंगा, आप कोर्ट में केस दायर करिए।
ये जब दीना भाना ने जब ये देखा कि मान्यवर साहब कांशीराम जी ने अपने जेब से पैसे निकाल कर वकील साहब को दिए तो वो बहुत चक्का सा रह गया। तो उन्होंने दीना भाना ने मान्यवर साहब कांशीराम जी से कहा कि आप किसके लिए कर रहे हैं, मैं तो आपका कोई लगता नहीं हूँ। तब मान्यवर साहब कांशीराम जी कहते हैं जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं वो सब मेरे अपने होते हैं। मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा कि जो अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं वो सब मेरे अपने होते हैं। आज से ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, आज से ये लड़ाई मेरी भी है और आज से ये लड़ाई हम सब की है। ये मान्यवर साहब कांशीराम जी कहते हैं। वकील के चैम्बर से आने के बाद मान्यवर साहब कांशीराम जी पूरी रात सो नहीं पाए। उनके जहनों में सिर्फ एक ही सवाल उठने लगी कि आखिर आज़ाद भारत में हमारा वजूद क्या है और आखिर कब तक इस आज़ाद भारत में हम अपने ही संत गुरु महापुरुषों को कब तक आखिर अपमानित होते हुए देखते रहेंगे और कब तक हम खुद भी प्रताड़ित होते रहेंगे। वो सोचते रहे कि इस अंधेरे से उजाले तरफ जाने के लिए हमें क्या करना होगा। दीना भाना के केस के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दी। वो कानूनी दांव पेच को पढ़ते रहे, वकीलों से मिले, मंत्रियों से मिले और उस वक्त रक्षा मंत्री थे यशवंत चौहान, उनसे जाकर वो मिले। एक कर्मचारियों को इकट्ठा करके, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, उन सब को इकट्ठा करके मान्यवर साहब कांशीराम जी ने मोर्चा निकाला। मोर्चा सफल रहा और जो छुट्टियां जो रद्द हुई थी गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की, उन दोनों छुट्टियों को फिर से बहाल कर दिया गया। पूरे ऑफिस में सिर्फ एक ही गूंज उठी, दीना भाना जिंदाबाद, मान्यवर कांशीराम जिंदाबाद, मान्यवर कांशीराम जिंदाबाद। और जिन्होंने इस छुट्टी को रद्द किया था उनके मुंह काले पड़ गए। अब उनकी नज़र में सिर्फ दीना भाना नहीं थे बल्कि उनकी नज़र में अब कांशीराम जी भी खटकने लगे। अधिकारियों ने कांशीराम जी को अपने ऑफिस में बुलाया और उनसे कहा कि आप प्रथम श्रेणी के कर्मचारी हैं, आप अधिकारी हैं और वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, आपको अपना काम करना चाहिए था, आपका और उसका कोई रिश्ता नहीं है। तब मान्यवर साहब कांशीराम जी कहते हैं कि मेरा और उसका भाई का रिश्ता है और जो भी उनके हक अधिकार के तरफ उंगली करेगा, मुझकी उंगली दिखाएगा, मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ऑफिस में और घर में उखड़े उखड़े से रहने लगे। उनके जहन में सिर्फ एक सवाल उनको सोने नहीं देती थी कि इस आज़ाद देश में हमारा वजूद क्या है, हमारे अधिकारों की रक्षा करने की चिंता किसे है। न तो जज हमारे हैं, न बड़े अधिकारी हमारे हैं, न ही मंत्री हमारे हैं। ये सवाल उनको सोने नहीं देती थी और उन्होंने इस सवाल के जवाब के लिए फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साहित्यों को पढ़ना शुरू किया और उनको पढ़ते पढ़ते फिर उनको उनका जवाब मिल गया। और जब उनको जवाब मिला तब उन्होंने फिर कर्मचारियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और कर्मचारियों को इकट्ठा करके उन्होंने एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम रखा BAMCEF यानी बामसेफ। बामसेफ बनाने के बाद मान्यवर साहब कांशीराम जी ने अपनी प्रथम श्रेणी की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। आमतौर पर यह देखा जा सकता है कि इंसान प्रथम श्रेणी की नौकरी के लिए अपनी ज़िंदगी का आधा वक्त पढ़ाई में गुजार देता है, मगर मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़कर उनके रुके हुए मिशन के लिए, उनके कारवां के लिए, उनके सपनों के लिए अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद उन्होंने 24 पृष्ठ का एक पत्र अपने घर भिजवाया जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, आज के बाद मैं दूसरी नौकरी नहीं करूँगा, मैं कभी घर वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि ये बहुजन समाज, दलित, शोषित, पिछड़ा 85% मूल निवासी समाज ही मेरा अब परिवार होगा। उन्होंने शादी समारोह, मृत्यु, दशगात्र कार्यक्रम में मैं नहीं जाऊँगा, ऐसे कठोर प्रतिज्ञाएं मान्यवर साहब कांशीराम जी ने लिखकर अपने घर भिजवा दिया। जब ये खत उनके घर जब पहुंचा तब पूरे परिवार में सन्नाटा छा गया।
क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम जी घर के बड़े थे, बड़े बेटे थे, उनके भाई बहन भी थे, उनके बड़े होने के नाते उन पर जिम्मेदारियां भी थीं। जब ये खत उनके घर पहुंचा, सारा परिवार शौक में आ गया। उनकी मंगनी भी होने वाली थी। उनकी माँ ने एक एमएलए की बेटी को मान्यवर साहब काशीराम जी के लिए मंगनी के लिए उन्होंने एक लड़की देख रखी थी, मगर साहब जी के जिदपन की वजह से वो रुका हुआ था और उनकी मंगनी भी टूट गई। जब ये खत घर पहुंची तब उनकी माँ 2 महीने के लिए उसे मान्यवर साहब काशीराम जी को मनाने के लिए पुणे आई और दिन रात बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों में उलझे रहे, उनको पढ़ते रहे। उनमें बहुत से परिवर्तन आ गए थे। न तो उनको सोने का वक्त मिलता था, न ही उनको खाने की चिंता रहती थी। सारा वक्त वो किताबों में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, महापुरुषों के बारे में वो पढ़ने में इतने लीन रहते थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। कई बार उनकी माँ उनसे पूछती थी, जब वो बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्यों में जब वो पढ़ने के लिए इतने मशगूल रहते थे, उनकी माँ पूछती थी तो उसमें ऐसा क्या ढूंढ रहा है। तब मान्यवर साहब काशीराम जी बड़े प्यार से कहते हैं, माँ, मैं इन किताबों में शासन सत्ता चलाने वाले ताले की चाबी ढूंढ रहा हूँ। उनकी माँ साहब जी को मनाने का भरपूर प्रयास करती हैं, मगर साहब वापस जाने के लिए राज़ी नहीं होते। 2 महीने 2.5 महीने जब उनकी माँ जब वापस चली जाती है, तब उनके जाने के बाद 8 पृष्ठ का एक और खत वो काशीराम साहब घर भिजवाते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि माँ, मुझे दुल्हन का जोड़ा नहीं, मेरे लिए कफन तैयार रखना, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ, जिस मिशन के लिए मैं जा रहा हूँ, उस रास्ते में, उस मिशन में मुझे कभी भी मार दिया जा सकता है, मेरी कभी भी हत्या हो सकती है। ये मान्यवर साहब काशीराम जी ने दूसरा खत अपने घर भिजवा दिया। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताएं और कमेंट में अपनी बातें ज़रूर रखें। इसके बाद हम बताएंगे कि मान्यवर साहब काशीराम जी के नाम से आज लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं और उनके जब शुरुआती संघर्ष थे, तब उनको 5 पैसे के लिए कैसे तड़पना पड़ा, कैसे तरसना पड़ा और इस मिशन को उन्होंने कैसे खड़ा किया, इन तमाम बातों के लिए आप हमसे बने रहें। जय भीम, जय भारत।